हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। तो बेटा, कुछ भी अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो उससे पहले उसकी योजना बनानी और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में कितना व्यय या खर्च होगा आदि, इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। तो कोई भी समारोह अगर हम कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम अपने घर में कर रहे हैं, चाहे जन्मदिन का कर रहे हो, कोई भी आपने देखा होगा, अगर जन्मदिन का प्रोग्राम भी आप अपने घर में कर रहे हैं तो उसके लिए कितना सामान, कि कितने लोग आएंगे, उनके लिए कितना सामान चाहिएगा, कितनी मात्रा में चाहिएगा और कितना उसके लिए खर्च होगा, इसका अनुमान हमें लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे तो अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का वितरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ से मिलता है। तो आज हम देखेंगे आश्रम का अनुमानित व्यय। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। तो देखो यहाँ पे व्यवस्था अनुमान योजना लगाई जा रही है कि आरंभ में जो संस्था है उसमें 40 लोग होंगे। कुछ समय में इन संख्या के 50 हो जाने की संभावना, मतलब शुरू में तो क्या होंगे, जो आश्रम के लोग हैं वो 40 होंगे, लेकिन कुछ समय बाद ही क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। जिस आश्रम की यहाँ पे बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि हर महीने लगभग 10 ऐसे औसत की एवरेज कि 10 लोग अतिथि ऐसे यहाँ पर आएंगे। इनमें से 3 या 5 तो सहपरिवार होंगे। इनके स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ रह सके। अब उनमें से कहा कि जो 10 लोग आएंगे ना, उनमें से 3 से लेके 5 लोग तो ऐसे होंगे जो अपने परिवार के साथ आएंगे। जो क्या आएंगे, अपने परिवार के, मतलब विद फैमिली आएंगे। जब कोई विद फैमिली आता है तो उनकी रहने की व्यवस्था अलग से की जाती है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, इनमें से 3 या 5 सहपरिवार होंगे। सहपरिवार का मतलब विद फैमिली। इसीलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग जो भी फैमिली के साथ आए वो इकट्ठे अलग रह सके और जो अकेले आए हैं वो अलग रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो, मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल से बने हो और सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। मतलब ऐसा हो कि इसमें रसोई घर भी 3 हो और लंबा अच्छा बड़ा घर हो जिसमें सभी लोग आराम से रह सके। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए। अब गांधी जी देखो यहाँ पे क्या, आश्रम पे क्या कहा जा रहा है कि भाई 3,000 पुस्तकें, जब कोई आएगा तो कुछ पढ़ने के लिए टाइम, मतलब अपना मतलब लगाए तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसके लिए 3,000 पुस्तकें होनी चाहिए और पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से 3 लोग काम कर सके। मतलब ऐसी, अब देखो उसके आसपास क्या है, ऐसी खेती करने वाली जगह भी हो, कितनी जगह हो, कम से कम 5 एकड़ जमीन हो जिसमें कम से कम 30 लोग एक साथ काम कर सके। इतनी खेती के औजार भी चाहिए, जितनी खेती होगी उसके साथ क्या चाहिए, औजार भी चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। किन किन की, कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। देखो आश्रम में जो लोग रहेगा वहां पे पढ़ेगा भी, पुस्तकें पढ़ लेगा और साथ साथ में खेती और इन सब में भी हाथ बटाएगा। तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। यह है चित्र, यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है, बताइए कि कौन है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे खुद करिएगा इसको कि ये किसकी चित्र है बेटा, किसका फोटो है। हाँ जी, बताइए किसका है, महात्मा गांधी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे महात्मा गांधी की पिक्चर है ये। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी, जो इतनी तैयारियां कर रहे थे वो क्यों की जा रही थी, क्योंकि जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी। तो अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इतनी तैयारी क्यों की जा रही थी, अतिथियों अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कितनी तैयारियां क्यों की जा रही थी, अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। हर महीने कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। अभी हमने पढ़ा औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। तो हर महीने, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसके आंसर के लिए,
हर महीने 10 अतिथियों के, हर महीने कितने अतिथियों के, औसतन यहाँ पे लिखेंगे हर महीने औसतन कितनों की जगह लिख देंगे 10 अतिथियों के आने की, या इस तरह हिंदी में लिखना तो आप इस तरह लिख दीजिए हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने अच्छे से कर ही लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी। सपरिवार जो भी आ रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी थी, उनके रहने पाने की अलग व्यवस्था की जानी चाहिए थी ना। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। तो बेटा एक बार आंसर नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। आश्रम में अतिथियों के ठहरने के लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी। ये है आंसर नंबर 2 बेटा। यहाँ पे हमने आंसर नंबर 2 एक बार हमने कर लिया था वहां पे, अगर आपको अच्छे से क्लियरली करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आश्रम में अतिथियों के ठहरने के लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी। अब हम करते हैं आंसर नंबर 4। तो देखिए आंसर नंबर 4 क्या है बेटा। आंसर नंबर 4 देखिए, सपरिवार रहने वाले अतिथियों के रहने के लिए स्थान रसोई घर की व्यवस्था की जा रही थी। जो सपरिवार आ रहे थे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी, तो सपरिवार रहने वाले अतिथियों के रहने के लिए स्थान की वो कहाँ रहेंगे, रसोई घर की व्यवस्था की जानी थी। तो ये है आंसर नंबर 4 बेटा। समझ में आना भी जरूरी है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 गतिविधि दी गई है। यहाँ पे हमने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आप चाहें तो जो मैंने लिखवाया था वो लिख लीजिए, अदरवाइज जो अलग से लिखवाया है वो आप जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्या आपने कभी बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है। इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाइए। तो बेटा क्या आपने कभी खेती करी है। देखो गाँवों में अगर आप कभी गए होंगे तो वहां पे आपने खेती की है, या कभी बागवानी से संबंधित अपने ही घर में कोई गमला या इस तरह से आपने कुछ लगाया है। तो पहले में आप लिख देंगे कि हाँ हमने कभी ना कभी तो बेटा एक पौधा तो लगाया होगा, स्कूल में लगाया होगा कभी भी ना। तो पहले का आंसर लिख दीजिएगा कि हाँ हमने एक बारी बागवानी से संबंधित कार्य किया है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, हाँ हमने एक बारी बागवानी से संबंधित कार्य किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए थे। तो कौन कौन से औजार चाहिए होते हैं बेटा, देखो कुदाली चाहिए होती है, फावड़ा चाहिए होता है, हल चाहिए होता है, अगर बड़े लेवल पे बात करें तो ट्रैक्टर चाहिए होता है ना, उसके अलावा खुरपा चाहिए, खुरपी चाहिए होती है ना। तो ये सब चीज़ें किसके लिए चाहिए होती है हमें, ये सब चीज़ें हमें खेती करने के लिए चाहिए होती है। अगर हमने छोटे लेवल पे किया तो बहुत कम सामान चाहिए होता है, लेकिन अगर हमने किसी को बड़े खेतों में एक्चुअल में खेती करते हुए देखा है तो बहुत बड़े सामान की जरूरत होती है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 5 देखिए क्या हो जाएगा, खेती करने के लिए निम्न औजारों की आवश्यकता होती है। पहले आप हाँ लिख दीजिए कि हाँ हमने खेती संबंधित या बागवानी संबंधित कार्य किया है, और हाँ निम्न खेतों की खेती करने के लिए इन औजारों की आवश्यकता होती है। हल की जरूरत होती है, ट्रैक्टर की जरूरत होती है, हंसिया, खुरपी, दरांती, फावड़ा, कुदाल, पाइप, स्पाइक हैरो, ये सब चीजें चाहिए होती है बेटा खेती करने के लिए। अगर कम से कम हम औजार की बात करें बड़े लेवल पे तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।